हेलो दोस्तों, मैं मनोज कुमार। आज हम कक्षा 9 के विज्ञान में पढ़ेंगे कैपलर के ग्रही गति संबंधी नियम। कैपलर के ग्रही गति संबंधी नियम क्या है? देखिए, हम लोग जानते हैं कि प्रत्येक ग्रह चाहे उपग्रह हो, वह हमेशा पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाता रहता है, क्योंकि पृथ्वी उस उपग्रह पर, ठीक ना, गुरुत्व बल आरोपित करती है, और जिसके कारण चाहे ग्रह हो चाहे उपग्रह हो, वह पृथ्वी के चारों तरफ, ठीक ना, वृत्ताकार मार्ग में गति करती रहती है। तो इस संबंधी जो है, वैज्ञानिक केपलर ने ग्रह के गति से संबंधित 3 नियम दिए हैं। यानी कि गति से संबंधित 3 नियम वैज्ञानिक केपलर ने दिया है। तो आइए हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि केपलर के पहला गति का क्या नियम है, इसको हम लोग यहाँ पर समझेंगे, देखेंगे। देखिए, वैज्ञानिक केपलर ने बताया कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ लगातार चक्कर लगाता रहता है। प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ लगातार, ठीक ना, गति करता रहता है, और जिस मार्ग में गति करता है वह मार्ग दीर्घवृत्ताकार मार्ग होता है। अर्थात प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में लगातार मोशन करता रहता है, और सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार के दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है। देखिए, हम लोग यहां पर देख सकते हैं, यह दीर्घवृत्ताकार पथ है, रास्ता है, और दीर्घवृत्ताकार में 2 फोकस होते हैं। तो जो सूर्य है, 2 फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है, और जो ग्रह है वह ग्रह उस सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार कक्ष में या दीर्घवृत्ताकार पथ में लगातार मोशन करता रहता है, लगातार घूमता रहता है। यह जो है केपलर के गति का पहला नियम है। तो क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार पथ पर लगातार गति करता रहता है, और सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार के दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है। यह आपका दीर्घ वृत्ताकार मार्ग है, रास्ता है, ठीक ना। यह जो है पहला नियम है केपलर का। हमने इसको यहां पर लिखा है, इनका पूरा नाम है जोहान्स केपलर। यानी कि जोहान्स केपलर ने गति संबंधित 3 नियम दिए हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। क्या है कि प्रत्येक ग्रह सूर्य के चारों तरफ दीर्घवृत्ताकार मार्ग में गति करता रहता है, और सूर्य उस दीर्घवृत्ताकार के दोनों फोकस में से किसी एक फोकस पर स्थित होता है, विद्यमान रहता है। ठीक है, आप इसको बढ़िया से नोट करिए, फिर हम आगे चलते हैं। चूंकि हमारे पास यहाँ पे जगह तो है नहीं, इसलिए आप इस पहले नियम को बहुत अच्छे से नोट कर लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। ओके, नोट करिए। हो गया बेटा, मिटा दें। ओके, देखा जाए, यह केपलर का दूसरा नियम है। क्या है कि सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। मान लीजिए कि कोई ग्रह बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में एक माह का समय लेता है। मान लीजिए कि कोई ग्रह जो है बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में 1 माह का समय लेता है, और वही ग्रह सी से डी तक जाने में 1 माह का समय लेता है। तो जब समय बराबर ले रहा है, तो उस ग्रह के द्वारा, ठीक है, जो क्षेत्रफल तय किया जाएगा वह क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा
सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। मैंने आपसे बताया कि यदि कोई ग्रह बिंदु ए से बिंदु बी तक जाने में 1 माह का समय लेता है तथा वही ग्रह बिंदु सी से बिंदु डी तक जाने में 1 माह का समय लेता है, तो चूंकि समय बराबर ले रहा है, तो जिसके कारण उस ग्रह के द्वारा जो क्षेत्रफल तय किया जाएगा वह क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, अर्थात ये क्षेत्रफल इस क्षेत्रफल के बराबर होगा। यही केपलर के गति का द्वितीय नियम है। तो हम लोग कह सकते हैं कि सूर्य तथा ग्रह को मिलाने वाली रेखा समान समय में समान क्षेत्रफल तय करती है। ठीक है ना? तो आप इस नियम को नोट करिए, फिर हम तीसरा नियम चलेंगे अभी, ठीक ना? लेकिन आप पहले इस नियम को नोट करिए, ठीक है ना? तो देखा जाए, हमने आपको यहाँ पर बताया कि क्षेत्रफल ओ ए बी बराबर क्षेत्रफल ओ सी डी के, ठीक है ना? चूंकि समान समय में यह क्षेत्रफल तय किया गया है, इसलिए यह क्षेत्रफल भी आपस में बराबर होगा, ठीक है ना? यह केपलर के ग्रह का द्वितीय नियम है, ठीक है? आप इसको नोट करिए। देखिए, ये केपलर का तीसरा नियम है। केपलर के गति का तीसरा नियम है। क्या है? सूर्य और ग्रह को मिलाने वाली रेखा का घन ग्रह के आवर्त काल के वर्ग के समानुपाती होता है। मतलब क्या हुआ कि मान लीजिए कि यह सूर्य है और ये ग्रह है। सूर्य और ग्रह के बीच की दूरी स्मॉल r है और ग्रह एक चक्कर, इस सूर्य का एक चक्कर पूरा करने में t समय लेता है, तो r³ समानुपाते t² हो जाएगा। वही बात है कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा का घन ग्रह के आवर्त काल के वर्ग के समानुपाती होता है, अर्थात r³ समानुपाते t²। हमने यहां पर माना है कि यदि सूर्य तथा ग्रह के बीच की दूरी स्मॉल r हो तथा ग्रह को सूर्य का एक चक्कर लगाने में t समय लगता हो, तो r³ समानुपाते t² या t² समानुपाते r³ ये होता है, अथवा r³ बटे t² बराबर स्थिरांक। यही क्या है? यही केपलर के गति का तीसरा नियम है, ठीक है ना? तो वही बात है कि सूर्य से ग्रह को मिलाने वाली रेखा का क्यूब ग्रह के आवर्त काल के वर्ग के समानुपाती होता है, जैसा आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो यही जो है, ठीक है, यही जोहान्स केपलर के ग्रही गति से संबंधित मुख्य रूप से 3 नियम थे, हमने आपको बता दिया, ठीक है ना? अब आप इस नियम को अपने दिमाग में रख लीजिए, क्योंकि यह परीक्षा में हो सकता है कि आपसे पूछा जाए, ठीक है? तो आज हम अपने वीडियो को यहीं पर अंत करते हैं। अब हम अगले वीडियो में जो भी टॉपिक होगा उसको हम देखेंगे। धन्यवाद।